वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मिशन ICAR एग्जाम, जिसमें हम एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान के बारे में जानेंगे और क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सो सामान्य कृषि, कृषि की विभिन्न क्रांतियां, विभिन्न शाखाएं तथा खेती की प्रणालियां आदि। ठीक है, तो क्लास में बने रहें और अंत तक क्लास को जरूर अटेंड करें। सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का डेफिनेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा के एगर या फिर एग्री, ठीक है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका मृदा यानी कि सॉइल, तथा जो सेकंड वर्ड है वो है आपका कल्चुरा, जो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कल्टीवेशन यानी कि खेती से। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एगर और आपका कल्चुरा। तो ये कौन सी भाषा है? तो ये है आपका लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के दो वर्ड एगर और कल्चुरा से मिलकर बना है आपका जो एग्रीकल्चर है वो। ओके, जिसका जो स्वभावत्विक या फिर शाब्दिक जो अर्थ कहें हम तो क्या है? खेत की जोताई से है, एवं इसमें वाणिज्यिक अथवा आर्थिक उद्देश्य के लिए फसल एवं पशुधन उत्पादन करने का जो विज्ञान है, कला है, एवं इसको व्यवसाय के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर और कल्चुरा, जो कि एक लैटिन भाषा है, जिसका जो भावात्विक अर्थ होता है वो होता है खेत की जोताई से। ठीक है, यानी कि कृषि करने से, खेत की जोताई करके हम उसमें फसल उगाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर बोलेंगे। यही बोला जा रहा है। साथ ही साथ इसका जो आर्थिक उद्देश्य है वो किन पर निर्भर रहता है? तो इसमें हम फसल उत्पादन के साथ साथ क्या कर सकते हैं? तो पशुपालन या पशुधन उत्पादन कर सकते हैं, या फिर कला एवं व्यवसाय के रूप में जो भी हम कार्य करते हैं वो सभी चीज इसके अंतर्गत इंक्लूड आती हैं, इनके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कृषि। और अब कृषि के छात्र हो तो आसानी से समझ गए होंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं अपन। सेकंड, अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर साइंस क्या होता है, कृषि विज्ञान क्या होता है, तो देखिए कृषि विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सस्य फसल उत्पादन, उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक बोले जिसको, मछली पालन यानी कि फिशरी साइंस, मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन हो गया, आपका लाख उत्पादन हो गया, रेशम उत्पादन होगा, ये सभी किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो हम कृषि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी को हम बोल देते हैं एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, सो आपको पता चल गया एग्रीकल्चर साइंस क्या होता है। तो दो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लिए। फर्स्ट तो हम एग्रीकल्चर का डेफिनेशन, सेकंड एग्रीकल्चर साइंस क्या होता है वो भी यहाँ पे डिस्कस अपन कर लिए। अब अपन बात करेंगे कृषि की विभिन्न शाखाओं के बारे में कि कृषि के कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, टेबल में देख सकते हैं आप। एग्रोनॉमी जो है वो सस्य विज्ञान से संबंधित है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रख दो। सस्य विज्ञान, ठीक है, और नेमेटोलॉजी यानी कि सूत्र कृमि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, फॉरेस्ट्री वानिकी विज्ञान, पोमोलॉजी फल विज्ञान, एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि वानिकी, ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान, ठीक है, वेजिटेबल साइंस, मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान, फ्लोरिकल्चर फ्लावर साइंस भी बोलते हैं इसको, जिसमें पुष्प विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ये भी एक ब्रांच होता है। एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन विज्ञान, सॉइल साइंस मृदा विज्ञान, डेयरी यानी कि दुग्ध विज्ञान, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान में अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी है, इसमें क्या अध्ययन करते हैं? सब कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, दुग्ध प्रौद्योगिकी, पैथोलॉजी जिसमें रोग विज्ञान, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि कृषि अभियांत्रिकी। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसमें जीव प्रौद्योगिकी और फिशरी में मत्स्य पालन, जैसा कि मैंने आपको अभी भी ऊपर में बताया। तो ये सभी क्या है? एग्रीकल्चर के ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न जो क्रांतियाँ जो हुई है, रिवोल्यूशन जो हुई है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं।
तो कृषि क्रांतियाँ ये बगल में आपका क्षेत्र है, मतलब कि किससे संबंधित है ये बताया गया है। तो देखिए जो हरित क्रांति है यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो है आपका खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है, जैसे कि हो गया गेहूं, आपका धान हो गया, चावल, पैडी, तो इन सभी के उत्पादन से कौन सा संबंधित है, कौन सा रिवोल्यूशन, सो ग्रीन रिवोल्यूशन संबंधित है। सेकंड आता है आपका श्वेत क्रांति जिसको हम व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं, तो ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या चलाई गई थी, तो व्हाइट रिवोल्यूशन चलाई गई थी। इसके बाद अपन बात करें नीली क्रांति की यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन, तो इसमें क्या है, मत्स्य उत्पादन, मतलब मछली के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, देख रेख कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बढ़ावा देने के लिए उसको क्या क्रांति चलाई गई थी, तो ब्लू रिवोल्यूशन चलाई गई थी, ठीक है, नीली क्रांति चलाई गई थी। इसके बाद है भूरी या फिर क्या धूसर क्रांति जिसको क्या बोलते हैं, ग्रे रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, क्या उसके क्षेत्र में ग्रे रिवोल्यूशन जो है वो चलाई गई थी। लाल क्रांति जिसको हम रेड रिवोल्यूशन बोलते हैं, ये टमाटर या फिर जो मांस उत्पादन है उससे संबंधित है या उसके क्षेत्र में चलाई गई थी। इसके बाद सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन जो कि बागवानी से संबंधित है या फिर बोल दें वो फल उत्पादन, ठीक है, फल उत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके बाद है आपका रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवोल्यूशन, तो ये आपका एक अंडा से संबंधित है। गुलाबी क्रांति पिंक रिवोल्यूशन जो कि प्याज और आपका जो झींगा उत्पादन है उससे संबंधित है। पीली क्रांति येलो रिवोल्यूशन जो कि आपका तिलहन या फिर सरसों या फिर तेल के उत्पादन, तेल के प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन से संबंध रखती है। गोल क्रांति राउंड रिवोल्यूशन जो कि आपका आलू उत्पादन, पोटैटो प्रोडक्शन से संबंध रखती है। इसके बाद है आपका ब्राउन क्रांति, ब्राउन रिवोल्यूशन जो कि वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन सभी को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई क्रांति थी। ब्लैक क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन मतलब कि काला क्रांति जो किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम से संबंध रखती है। इसके बाद सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो कि कपास के उत्पादन से संबंध रखती है। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो कि जूट उत्पादन से संबंधित है। और लास्ट में है आपका रेनबो रिवोल्यूशन जो कि एक सतरंगी क्रांति है, यानी कि सभी जो क्रांतियां हुई थी उन सभी को बढ़ावा देने के लिए जो रेनबो रिवोल्यूशन है वो चलाया गया था, ठीक है। तो ये रिवोल्यूशन है हमारे इंडिया में जो चलाई गई थी। सो सभी याद रखिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कृषि के विभिन्न उत्पादों की खेती के बारे में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं या कौन कौन सी ब्रांचेस है उसके अंतर्गत क्या क्या आती है ये सभी यहाँ पे बताए गए हैं। तो एग्रीकल्चर में जनरली कृषि, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान और जो सब्जी है, फल है, फूल है, इन सभी के अंतर्गत आ जाती है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान और सब्जी। पोमोलॉजी में जनरली जो फल है वो सिर्फ फल ही आएगा पोमोलॉजी में। ओलेरिकल्चर में सिर्फ आपका सब्जी आएगा। फ्लोरिकल्चर में सिर्फ आपका पुष्प आएगा, फूल आएगा। लाख कल्चर में लाख कल्टीवेशन आएगा। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन आएगा। सेरिकल्चर में रेशम पालन आएगा। उसी तरह पीसी कल्चर जो है, पीसी कल्चर इसमें आपका मछली पालन आएगा। विटिकल्चर में अंगूर उत्पादन, ठीक है। इन सभी के बारे में, अंगूर उत्पादन के बारे में विटिकल्चर में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। इसके बाद है आपका एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर क्या होता है, तो वृक्षों से संबंध रखती है। तो इससे सिल्वीकल्चर यानी कि वनों से संबंध रखती है या वनों से मतलब कि वनों का देख रेख, ये सभी चीज़ें जो है वो आप सिल्वीकल्चर में पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हैं हम। इसके बाद है टिश्यू कल्चर जो कि ऊतकों से संबंधित है। वर्मी कल्चर, केचुआ यानी कि वर्मी कंपोस्ट की मतलब कि वर्मी कल्चर है, सॉरी वो, तो जो केचुआ है, केचुआ उसे क्या बनता है, सो उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, सो वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है। और जो वर्मी कंपोस्ट है उसका जो अध्ययन है या उसका जो प्रोडक्शन है वो सभी हम वर्मी कल्चर में करते हैं, ठीक है। तो किससे संबंधित है वर्मी कल्चर, सो केचुए से संबंधित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खेती की प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, कि जो खेती एक है, खेती की जो प्रणाली है उसको कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका जोत का आकार,
सेकंड है साधनों की उपलब्धि, थर्ड है व्यवसाय का परिणाम, और फोर्थ में है उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये क्या कर सकती हैं, तो खेती की जो प्रणाली है, जो खेती की जो विधियां हैं या प्रणाली बोलें या सिस्टम बोलें, उन सभी को क्या करता है, तो प्रभावित करने का काम करता है। जोत का आकार हो गया, साधन की जो उपलब्धि है, व्यवसाय का परिणाम, उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, ये सभी खेती की प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। सेकंड पॉइंट है खेती की प्रणाली को व्यवस्थापन के आधार पर मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। सो 5 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, तो पहला आपका व्यक्तिगत खेती जिसको हम काश्तकारी खेती या इंडिविजुअल या फिर ट्रेंसी फार्मिंग भी बोलते हैं, तो ये वाला याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा। व्यक्तिगत खेती तो उतना खास पूछता नहीं है, लेकिन ये जो तीनों जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं, शब्द दिख रहे हैं, ये सभी पूछा जाता है। सेकेंड है आपका सामूहिक खेती जिसको हम कल्टीवेट फार्मिंग बोलते हैं। थर्ड है आपका सहकारी खेती जिसे कोऑपरेटिव फार्मिंग बोला जाता है। फोर्थ में आपका सहकारी खेती, ये आपका सहकारी है, और ये आपका सरकारी खेती है जिसको हम राजकीय खेती बोलते हैं, तो इसको हम स्टेट फार्मिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद 5 नंबर में आपको पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, तो ये सभी क्या है, तो ये खेती की प्रणाली को व्यवस्थापन करने के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में ये सभी खेती के प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और जानते हैं सामूहिक खेती के बारे में। सामूहिक खेती क्या होता है, यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग। सो खेती की सामूहिक प्रणाली में फार्म का प्रबंध एवं स्वामित्व कौन होता है, तो सामूहिक होता है। व्यक्तिगत में क्या होता है, वो स्वयं होता है, और सामूहिक में क्या होता है, समूह वाले मिलकर करते हैं सभी चीज, सभी जो प्रबंध है, जो स्वामित्व है, वो समूह में होंगे। ठीक है, इसके बाद है सहकारी खेती। तो सहकारी खेती की प्रणाली, तो इसमें आपका क्या क्या आता है, तो देखिए सहकारी उन्नत खेती होता है आपका, सहकारी संयुक्त खेती होता है, सहकारी काश्तकारी खेती होता है, और सहकारी सामूहिक खेती होता है। यानी कि उन्नत खेती भी होगा, संयुक्त खेती भी होगा, सहकारी काश्तकारी यानी कि इंडिविजुअल होगा, और आपका सामूहिक खेती भी होगा। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो सहकारी खेती के अंतर्गत, स्टेट फार्मिंग के अंतर्गत। इसके बाद अपन आगे बात करें पूंजी खेती की, जो कि इम्पोर्टेंट है, स्टार पॉइंट दे सकते हो आप इसको। सो ये क्या होता है पूंजीगत खेती, तो चीनी मिलों के पास गन्ने का फार्म तथा असम व अन्य राज्यों में स्थित चाय की बागान, ऐसे जो फार्म रहते हैं उन सभी का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, सो पूंजीगत खेती का एग्जाम्पल है। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनके आसपास जो बागान लगे होते हैं ना, जैसे गन्ने का जो बाड़ी है वो सभी लगा होगा, तो वो सभी जो खेती होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पूंजीगत खेती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कृषि तथा अन्य उद्योग एक दूसरे के पूरक उद्योग कहलाते हैं। कृषि तथा अन्य उद्योग एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सो पूरक उद्योग कहलाते हैं, क्योंकि एक उद्योग का विकास दूसरे उद्योग के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रायः किसान अपने कुल क्षेत्र का 10% भाग खरीफ के चारों को उगाने में प्रयोग करता है और केवल 1% भाग रबी के चारे के लिए छोड़ता है। सो याद रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किसान अपने कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग खरीफ के चारे को उगाने में प्रयोग करता है। सो 10%। उसी तरह कितना परसेंट जो चारा है उसको रबी के लिए छोड़ता है, सो वो 1% है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 10 और 1 है। सो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है याद रखने का। इसके बाद है आम की संकर प्रजाति अंबिका अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए क्या हुई है, उपयुक्त सिद्ध हुई है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं क्या आपको बता रहा हूँ, आप स्टार पॉइंट लगा सकते हो। अगर कोई नोटबुक वगैरह रखे हो तो नोटबुक में नोट करते जाइए इसको। इसके बाद सेकंड पॉइंट है केला में सर्वाधिक प्राकृतिक क्या पाया जाता है, ट्रिप्टाप्लाइड बताई गई है, यानी कि ABBB। ठीक है, केला में सर्वाधिक प्राकृतिक टेट्राप्लॉइड बताई गई है। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू की भविष्यवाणी हेतु सॉफ्टवेयर METVIN2 उपयुक्त पाया गया है। ठीक है, सो याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अंगूर में
जो डाउनी मिल्ड्यू है उसकी भविष्यवाणी हेतु सॉफ्टवेयर MET और WIM2 उपयुक्त पाया गया था। सो सभी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ओके, तो जनरल एग्रीकल्चर में आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछा जा सकता है और बस यही था जनरल एग्रीकल्चर में आपको पढ़ाने के लिए। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं और क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।